अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा मैं हूं। मुज़ाकरात में ये शर्त रख दी है कि IMF ने जो डील की है उसको मंजूर कर लेंगे। इलेक्शन की शर्त IMF के सामने रख दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कल उन्होंने मुलाकात की, बहरहाल उन्होंने इलेक्शन की एक शर्त तो रखी, लेकिन जो IMF ने मुज़ाकरात किए हैं या जो डील हो चुकी है और आगे फिर जो बोर्ड लेवल का मुआहदा होना है उसको वो कह रहे हैं कि हम इसको मंजूर, इसके ऊपर हमारी ये मुत्तफ़िका तौर पर राय ये है कि ये ठीक है, पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर निकलना चाहिए। मगर जब उन्होंने इलेक्शन की IMF से बात की, IMF से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की बात की कि आप हमें ये शर्त रख सकते हैं, क्या हमें ज़मानत दे सकते हैं कि इस साल इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। तो IMF ने कहा कि हम नज़र तो रखे हुए हैं मगर हम एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ IMF से भी इलेक्शन ही मांग रहे हैं। क्या अभी भी वो पुरएतमाद हैं कि इस फिज़ा के अंदर वो इलेक्शन जीत सकते हैं? या इलेक्शन जीतना तो मेरे ख्याल से काफ़ी किलोमीटर दूर की बात है, थोड़ा सा नज़दीक आए तो क्या इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट्स को ढूंढ कर खड़े भी कर सकते हैं? क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा होगा, क्या उस वक्त हालात जिस तरह कराची के अंदर हुआ वो वाले तो नहीं होंगे। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट से चीन ने ये कहा था, उन्हें खबरदार किया था कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए और PTI ने वही किया। उन्होंने CPEC को नुकसान पहुंचाया, प्रोजेक्ट्स को बंद किया और पाकिस्तान को बंद गली में खड़े किया। फिर तीसरा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस जो है वो काबिल समात करार हो चुका है। उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। जज ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर आप अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे तो हम यकतरफा फैसला सुना देंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती कफ़ायत साहब मौजूद हैं और शकील आमिर साहब मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं महमद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, IMF से भी आपने इलेक्शन ही मांगा है, उससे तो पैसे मांगते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है वक़ार साहब के जनरली इलेक्शन इस बात की ज़ामिन है कि पाकिस्तान में प्रोग्रेस होगा, पाकिस्तान में मौशी स्टेबिलिटी आएगी। तो जब आप बेसिक चीज़ मांगेंगे तो बाकी चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा, अगर आप पैसे मांगेंगे और आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं है तो आपको जितना मर्जी पैसा मिल जाए आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है तो एक चीज उसका ज़ामिन है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और वो तो IMF ने बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। उन्होंने कहा $1 अरब इस हुकूमत को देंगे, एक निगरान को दे देंगे और एक उसके बाद आप अपनी हुकूमत बना लीजिएगा, आपको दे देंगे। तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा हल बता दिया, तो आप राजी हो गए? नहीं, देखिए, चूंकि मुझे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक प्रिंसिपल बात बताता हूँ। प्रिंसिपल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF की डील के साथ डिसएग्री नहीं किया क्योंकि ये इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आई एम श्योर IMF भी इस बात के लिए डेफिनेटली वो समझती होगी कि अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है, आपने मुआशी स्टेबिलिटी लानी है, तो उसके लिए आपके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जब आप कबूतर सारे एक जगह दाना चुन रहे होते हैं तो अगर वहां पे आप हलचल मचा दें तो वो कबूतर चले जाते हैं और वो फिर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। अच्छा। तो जब तक वहां पे कामनेस होगी, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट। और ये तो माशाल्लाह 9 मई के बाद ऑटोमेटिक आ गई है। कामनेस तो 9 मई के बाद आ गई है ना? नहीं, आपको किसने कहा तो आप उड़ा रहे थे? अगर नहीं, अगर देखिए, बात ये हो जाती है कि अगर आप समझते हैं कि लोगों के दिलों में कामनेस है तो आई डोंट नो, लेकिन लोग अंदर से सिमर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये इनडायरेक्ट थ्रेट है। नहीं समझ पा रहे। जी जी जी, फरमाइए। देखिए, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, लोग खामोश होने का ये मतलब नहीं है कि लोग पुरसुकून हैं। वो खामोश हैं लेकिन वो ये देख रहे हैं और वो अंदर से उबल रहे हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है। मतलब देखिए, एक बात याद रखिए कि जो 9 मई को जो वाकया हुआ है वो वाकया बहुत गलत हुआ है।
वो वाकया जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस वाकये की तहकीक हो, उस वाकये को प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि उसमें कौन मुलव्विस थे, उसमें किन लोगों ने उसके पीछे साजिश की थी, उन सबको पकड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उसकी प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि आप ही का एंकर पर्सन है, सॉरी नॉट एंकर पर्सन, आप ही का रिपोर्टर है। उस रिपोर्टर की आप जाके रिपोर्ट देखें, उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि मैं उधर ही था और जिन लोगों को मैंने लिबर्टी चौक में देखा है, और मैं जब लिबर्टी चौक में देखा है तो वो पीटीआई के नहीं लगे, फिर मैं चला गया था उधर और वहां पे जिन लोगों ने मुझसे मेरा कैमरा लिया था वो मुझे पीटीआई के नहीं लगे। और सारे एलियन थे ना माशाल्लाह, सारे एलियन थे हमायूं साहब, सारे एलियन थे, पीटीआई का तो बंदा ही कोई नहीं था। आपने रिपोर्टर सर, मैं तो आपके रिपोर्टर को कोट कर रहा हूं ना, उसने अपनी वो बताई है ना, आप उससे पूछ लें। और रिपोर्टर कोई फरिश्ता तो नहीं है, ठीक है उसने बात की होगी, मैंने भी सुना है, आपने 1000 दफा ये बताया, लेकिन हमारा मौकफ ये है कि ये पीएम, ये जो आपकी वहां की जो हुकूमत है, ये पंजाब की हुकूमत है, उन्होंने अलोंग विद पीडीएम मिलके ये सारा कुछ प्लान किया था। ठीक है, चलें, आपका मौकिफ ये है कि ये पीडीएम ने किया। मैं ये जरा मुफ्ती साहब से पूछता हूं, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि हम अब आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ है और उनकी मुलाकात में हमने उन्हें कहा कि हम आपसे मुआहिदे से डिसएग्री नहीं हैं। काश सर ये आप पिछले साल कर देते, जब आपका उस वक्त का वजीर खजाना, उस वक्त के दोनों सूबों के आपकी हुकूमत के वज़ीर खजाना को कह रहा था कि भाई आईएमएफ की डील नहीं होने देनी, मुल्क को डिफॉल्ट करवा दो, तब आपको ये होश आ जाती। 9 मई के बाद तो आपकी ट्यूनिंग हो चुकी हुई है। सर आप मुझसे पूछे, देखिए मुझे उसके पूरी तरह नहीं पता कि उस वक्त वो जो हमारे जो क्या नाम थे, शौकत तरीन साहब थे और तैमूर झगड़ा और उनके दरमियान में किस थी, क्योंकि उन्होंने उसकी वजाहत दी थी कि उसमें उन लोगों ने डायरेक्टली इस लिहाज से नहीं कहा था कि उसको करो, उन्होंने किसी चीज के बारे में कहा था, मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करें और अगर आप पाकिस्तान की मुआशी वो हिस्ट्री देखें, तो सिर्फ 3 पहली हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले गुजरी थी जिन्होंने मुसलसल 2 साल जो है 6 जीडीपी ग्रोथ के करीब वो किया था। एक जब अयूब खान का जमाना था, एक जब ज़ियाउल हक का जमाना था, एक जब मुशर्रफ का जमाना था। इसके अलावा किसी ने कभी नहीं अचीव किया। ठीक है सेनेटर साहब। रामे साहब, बहुत खुशामदेद। आप मुझे बताइएगा कि आईएमएफ ने जाके जो अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की है, ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी वो इसी तरह जहाँ पर हालात ख़राब होते हैं और वो बड़े छोटे मुल्क हैं, उनके अपोजिशन लीडरान से भी जाके आईएमएफ मुलाकातें करता रहा है माजी के अंदर। आप समझते हैं कि अब आईएमएफ मुत्तफिक हो चुका है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी रजामंदी दे दी, अब पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद बोर्ड मीटिंग में भी पाकिस्तान को यह कर्जा मिल जाएगा और पाकिस्तान ट्रैक पर आ जाएगा, या फिर ये सिर्फ $3 अरब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट ठीक करेगा, असल में तो पाकिस्तान को बहुत $1 अरब की जरूरत है? जनाब रामे साहब देखें, पहली बात तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे भी हालात हों, जो भी हो, हमें अपने मामलात को घर में ही हल करना चाहिए। हमें किसी तीसरा फ्रीक, चाहे जितना कोई दोस्त हो, दुश्मन जो भी हो, उस मामले में अपने मामलात में दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो अभी अगर सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें इससे निकलना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं आईएमएफ की डील की। देखिए, ये एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट है। पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर के, तो वो तो अराउंड अबाउट $25 बिलियन है कि जो हमने डिफरेंट मद में हमने पे करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के, जब इसको मीट करने के लिए, उसके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपको पता है जो हमारा अभी जो 500 से 600 ट्रिलियन का हमारा डेफिसिट आ रहा है, जो कि हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस आ रहा है। पैसा तो हमें बहुत चाहिए। ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, इसने 2 चीज़ें की हैं। नंबर 1, जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया है कि अब इस पे आप समझिए कि इस पे बहस जो है कि वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि उस पर बिल्ड करे। मगर इसकी सबसे अहम बात जो है कि जो हमने हमेशा हिस्ट्री में पाकिस्तान की देखा है, जब भी हम कर्ज़ लेते हैं वो हम कर्ज़ को वापस करने के लिए लेते हैं। हम कर्ज़ को जो लेते हैं वो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए नहीं लेते। अगर हमने इस दफ़ा भी यही किया कि सिर्फ कर्ज़ वापस करने के लिए स्टेबिलिटी ले आए
और हमने अपनी प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, जहाँ इसमें आप आईटी की बात भी कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, इसकी बात कर लें, मिनरल्स वगैरह। 3 अरब डॉलर जो कि 9 माह के अंदर वो आपको देंगे, उसमें क्या प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे? इसका तो ये मतलब है ना कि वो आपको पैसे दे रहे हैं तो दीगर ममालिक से भी आपने जो कर्जा लेना है उसकी राह जो थी वो खुल जाएगी और आपको दीगर बैंक्स वगैरह इंटरनेशनल वो ट्रस्ट करके पैसे दे देंगे तो आप ट्रैक पर आएंगे। नहीं, एक तो आप वो मद्देनज़र वो चीज़ है, देखें जी, फिर अगर हम उनकी बात करें तो वो कर्ज़ की ही बात कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन ये है। देखें हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम उनको क्वालिटी सीड नहीं देते। अगर हम किसान को क्वालिटी सीड देते हैं तो हमारी एग्रीकल्चर की जो सिर्फ प्रोडक्शन है 1 साल में डबल नहीं तो 1.5 गुना तो ज़रूर हो जाएगी। अब इमेजिन करें कि उससे आपका क्या रेवेन्यू जनरेट और कल ये जो ज़राअत का मैनेजमेंट सिस्टम आर्मी चीफ के साथ वज़ीर आज़म मिलकर ला रहे हैं तो ये अच्छा इकदाम है। फिर ये इस डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है, मगर इसके लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। बंदे को इसमें R&D की बात की है कि हम एग्रीकल्चर में करेंगे। R&D जो है कि हमारा जो दुनिया में एक सेट प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपकी वो R&D को लीड करती हैं। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ दूसरी भी बात कर लें। अब इनके साथ रिसर्च के इदारे कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं है, क्योंकि जो आप रिसर्च के इदारे अलग बना दिए। दुनिया में तो ये होता है रिसर्च के इदारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ होते हैं। अब उनको आप लीड दें, उनको रिसोर्सेज दें। मैंने कुछ साल पहले एक थीसिस किया था कि जिसमें हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलता है। तो उस पर हमें ये नजर आया कि 85 to 95% दरमियान जो कि एलोकेशन होती है बजट की रिसर्च के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चली जाती है और 5% बचती है जिससे एक्चुअल रिसर्च होनी होती है। आप मुझे बताएं गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? यानी कि आपके पास रिसर्च ये तो इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम भी कर लेंगे, लेकिन मुझे ये साथ बता दें कि IMF के साथ जो अब आके मुआहिदा हुआ है, अगर ये पिछले साल हो जाता तो क्या सूरत होती इस वक्त? देखें, सूरत ये होती कि हमारी जो डिफॉल्ट की वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी वो ना होती। जो हमारे यानी दूसरे ममालिक के साथ हमें पैसा आना था, सऊदी अरेबिया से। इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? जो 1.5 साल में यही हुकूमत है या फिर जो अपोजिशन में बैठे थे वो, जिस तरह खुद सेनेटर साहब कह रहे थे कि परिंदे उड़ रहे थे, हालात कामनेस नहीं थी, तो ये ज्यादा कसूरवार हैं या मौजूदा हुकूमत कसूरवार है? आप किसी एक को फिक्स नहीं कर सकते। ये हमारी जो रूलिंग एलीट है ये इनका कंसेंसस है। ये आप शुरू से देख लें, जो हुकूमत में होता है वो स्टेबिलिटी की बात करता है, जो अपोजिशन में होता है वो कहता नहीं सबको बदल दो, इसको उल्टा दो सबको। अब ये देख लें, कभी लॉन्ग मार्च, कभी नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किए थे, कभी ट्रेन मार्च हुए थे बेनज़ीर का, कभी कुछ हुआ था, कभी 2013 से देख लें मुसलसल जिस भी हुकूमत रही है अपोजिशन जो है वो एक लॉन्ग मार्च पे अगर धरनों पर ही है। जितनी भी आप जिसकी बात 2013 से देख लें। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुफ्ती साहब, सेनेटर साहब आपसे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि लोग पुरसुकून हैं। इस सारे हालात में आप ये ना समझे कि लोग आपके ऊपर एतमाद कर लिया, IMF ने एतमाद कर लिया, आपने हरे बाग दिखा दिए और पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड बन गया। ऐसा नहीं है, लोग खामोश हैं, पुरसुकून नहीं है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आपको आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब अभी आवाज आ रही है आपको? दोबारा इनसे राब्ता करें। अभी आ रही है दोबारा का। अच्छा चलें। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे थे आपसे पहले कि खामोश होने का लोगों का मतलब ये नहीं कि वो पुरसुकून हो चुके हैं, IMF ने एतमाद आपके ऊपर कर लिया। इसका ये भी मतलब नहीं कि पाकिस्तान जो है ट्रैक पर आ गया और आपने सारे लवाजमात जमा कर लिए हैं इलेक्शन जीतने के, आपने हारना है, देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर ये तो मुस्तकबिल की बातें हैं, कोई आदमी क्या अंदाज़ा लगाता है, कोई क्या लगाता है, और अंदाज़ा लगाने पर कोई पाबंदी तो है नहीं। अब वो कहते हैं कि खामोश रहने का ये मतलब नहीं है, ये मतलब है, तो खामोशी क्यों पैदा हुई? तो खामोशी तो हुई है 9 मई के वाक़े से। तो 9 मई का वाक़या तो एक बदनुमा दाग है, और वो भी वो कहते हैं आप लोगों ने करवाया था। माइंड मास्टर को मुफ्ती साहब का कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ये सेट करें फिर इनकी तरफ आते हैं। हुमायूं साहब,
ये देखना, वो कहने की खामोशी तो तब पैदा हुई ना जब ये आपसे वाक़या हो गया और उसके ऊपर आपने काफ़ी बात भी कर ली है। आगे वे आउट क्या, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा था कि ये सारा रवैया अगर आप 4 महीने पहले रखते तो आपकी सियासत बिल्कुल एक अलहदा डगर में होती। गलतियां हुई हैं और गलतियों के ऊपर न मानना उससे बड़ी गलती है जो कि मुसलसल आपने की है। हुमायूं साहब, देखिए, सबसे पहले ये कहना कि गलतियां की और गलतियां नहीं मानी है, आई डू नॉट नो कि आप लोग किस तरीके से क्वांटिफाई करते हैं या किस तरीके से ये प्रूव करते हैं कि गलती है। गलती अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों ने जो दोनों असेंबलीज डिसॉल्व की थी वो गलती थी, तो मेरे लिहाज से गलत बात ये है कि वो गलती नहीं थी। आइन कहता है असेंबली डिसॉल्व करके जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगा देना गलती थी कि उसने कहा था कि इल्जाम लगाने के, बट जनरल बाजवा ने खुद कहा है कि ये सारा जो, इस लिहाज से मैंने वो कहता था कि आपको बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे वो करते हैं, लेकिन मतलब बात बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब लोगों ने कहा था कि अगर ये कर लो तो हम इलेक्शन, हमारा मेन मकसद पिछले साल से यही था कि हम इलेक्शंस करा लें। अब इलेक्शंस कराने में हमारा ये था कि शायद पीडीएम के पास एक वर्ड ऑफ ऑनर जो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये दोनों असेंबली डिसॉल्व कर लो तो कर लेंगे, प्लस उससे बड़ी बात जो आपका आइन है, वो आइन जो है वो पाकिस्तान की रूह है। अगर आइन हटा दे तो लाकानूनियत है, फिर कोई दस्तूर नहीं है, तो फिर जो मर्जी कर ले। तो अगर आप आइन के साथ नहीं खड़े, अगर आप आर्टिकल 224(2) को कहते हैं कि ये नहीं है, तो वो तो मौलाना मुफ्ती महमूद और पीपल्स पार्टी के सीनियर्स और इन सब लोगों ने बनाए थे। तो इसका मतलब है आप लोगों के जो बड़े थे उन्होंने गलत किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उनको आर्टिकल 224 लगाना ही नहीं चाहिए था। उनको 224(2) में उनको सिर्फ ये करना चाहिए। अभी इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने यही तो फ्रॉड कर रहे हैं कि इन लोगों ने इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इन लोगों ने अभी बिल डाल दिया और इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आपने जो डिसाइड करना है कर ले। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी हमारी नजर में एक बायस डिसीजन ले रहा है, वो यकतरफा डिसीजन ले रहा है, वो बैलेंस डिसीजन नहीं ले रहा। वो उसमें आप कोई उसकी जितनी भी चीजें हो रही हैं आप देख लें, जो आप दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट्स बना रहे हैं उसमें कोई जितने भी लोग हैं वो कंट्रोवर्शियल आ रहे हैं। अगर आप लोगों का नीयत साफ हो, आप लोगों के दिल साफ हो, आप लोगों के इरादे अच्छे हो, नेक हो, तो फिर आप खुद ब खुद, चाहे हम कहें या ना कहें, आपको उसके अंदर इस किस्म के लोग लाने चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो। आप देख लें वहां पे जो इस वक्त पंजाब में जो वहां का चीफ मिनिस्टर है या वहां का जो क्या कह सकते हैं ये इतलात का जो है, उनकी आप बातें सुने तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या JUI उनका कोई बंदा बयान दे रहा है, वो कोई केयर टेकर नहीं है। और एज ऑफ May 14 उनकी वैसे ही लीगल वैल्यू 0 हो चुकी है, वो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम लोगों को इस बात का पूरी तरह इदराक है कि इस वक्त ये सारे लोग मिलके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक नॉन डेमोक्रेटिक बातें कर रहे हैं। और क्या करते हैं, जाके दुबई में बैठ के फैसले कर रहे हैं। दुबई में बैठ के इनके लीडर्स सारे वहां बैठ के फैसले कर रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। इनको पता है कि अगर ये मैदान में उतरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान के होते हुए अगर ये उतरे तो ये मुंह की खाएंगे। ये जो मर्जी कर ले ये जीत नहीं सकते, जितना मर्जी ये कर ले ये जीत नहीं सकते। ये बेईमानी करके इलेक्शंस करा ले तो ये नहीं जीत सकते। फ्री एंड फेयर की तो बात दूर की है, ये बीच में बेईमानी के साथ भी हमारे हाथ बांध भी दे और इलेक्शन में उतर जाए, ये नहीं जीत सकते। ठीक है, ले जी मुफ्ती साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुफ्ती साहब से राब्ता अभी भी नहीं हो पा रहा। बेईमानी भी करवा लें। अच्छा, आपने कहा कि वो एक पॉइंट आप बोल रहे थे और आपकी लह इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल नहीं किया आपको टोकूं। बाजवा साहब ने कह दिया इमरान खान ने, ठीक है जी, असम्बली तोड़ दी। मैं आपको कहूँ ना, आपकी टाई बड़ी प्यारी लग रही है, मैं इसको उतार दें तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। उसने असम्बली तोड़ दी उसके कहने पर यार, और ये गलती नहीं है।
नहीं, देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने हमेशा अगर कोई गलती की है उसने सरेआम माना है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती जनरल बाजवा थे। उन्होंने खुद कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पन होता है कि इंसान ओपनली अपनी गलती मान ले, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो गलती मानते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इमरान खान की अगर आप हिस्ट्री देख लें, या सॉरी आप तो उनका अभी नाम अभी ले नहीं गलती सकते, आप लोग मानने दरमियान और में जिन काट लोगों ने देंगे। वायलेंस किया 9 मई का, उनको चुन चुन के पार्टियों से खुद निकाल लें, उनको कहें कि तुमने गद्दारी की है। ये अल्फाज तो अभी तक उन्होंने अदा नहीं किए, जिसकी वजह से वो आज फंसे हुए हैं। जिस तरह IMF के साथ उन्होंने अच्छा रवैया इख्तियार किया, यहाँ पर भी इख्तियार करें। हाँ जी, मेरे ख्याल में शायद आपने सुना नहीं मैंने सुना। है वकार साहब, उन्होंने बड़े ओपनली कहा हुआ है कि जिन जिन लोगों ने जो मुलव्विस है 9 मई ठीक है। के उसमें, और जिन लोगों ने ये किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये पहले आप एस्टैब्लिश करें कि क्या उन लोगों ने किया बियॉन्ड डाउट, क्योंकि इसमें आप लोगों ने, हमारा मौकफ है कि ये इसमें गुल्लू भट्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है। हमारा नहीं जी, मौकफ है मुफ्ती इसमें साहब आ कि गए हैं, ये मुफ्ती साहब आ गए हैं। किसी और ने, और अब ये आप इस पे जरा थोड़ी देर ठोक खामोश उसपे रहे रहिएगा, हैं। मुफ्ती साहब को सुनिएगा, फिर मैं शकील साहब की तरफ जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आप तो एक बात कर रहे थे, वो बात भी कंप्लीट कीजिएगा। आप चले गए और आपके बाद इतनी बातें हुई हैं कि अब आपको क्या क्या बताऊं। अगर आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के होते हुए इलेक्शन में जाएंगे, मुंह की खानी पड़ेगी, और ईमानदारी को छोड़ें, बेईमानी कर लें, फिर भी आपने हारना है। अब बताएं ना जरा। मुफ्ती साहब कहां बैठे हैं? रामेश साहब, यार ये सही करें प्रोड्यूसर साहब प्लीज। रामेश साहब, ये IMF का मुआहिदा कंप्लीट होता है, इसके बाद की जो पिक्चर है, हम इलेक्शन में जाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि नई आने वाली हुकूमत के ऊपर मजीद IMF शर्तें रख देगा। कि इस सारी पिक्चर को आप किस तरह एनालाइज करेंगे? देखें, IMF ने तो शर्तें रखनी है, जिसकी भी हुकूमत हो। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर IMF हमें अब डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि हम अगर उनकी शर्तें नहीं मानते तो हमें पैसा नहीं मिलता, और हमारी जो कि रीपेमेंट होती है, जो हमने कर्ज़ों में करना, तो मतलब अगले साल हमने $25 बिलियन जो है फिस्कल ईयर में हमने पे बैक करना है, तो वो कहाँ से आएगा? हमारा तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी 5 से 6 ट्रिलियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है ऑलरेडी। अब जब मज़ीद कहाँ से आएगा? हमारे पास चारा नहीं है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, हमें अपने वसाइल को बढ़ाना है। अच्छा, उसके लिए जो इस वक्त गवर्नमेंट ने और आर्मी ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का। एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन सेक्टर यहाँ से निकलेगा आपको। अब देख रहे हैं इसमें मेजर एरियाज़ क्या है। एक तो एग्रीकल्चर है, IT या मिनरल्स है। यही वो एरिया है जहाँ आपको शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं, आपको रेवेन्यूज़ भी दे सकते हैं, और आपकी पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी के मसाइल को भी किसी हद तक हल करने में मदद देंगे। ठीक। इसके अलावा अगर हम नहीं करते, आप जो मर्जी कर लें, IMF ने आपको डिक्टेट करना है। नारेबाजी आप जितनी मर्जी करें, जिसकी भी हुकूमत होगी, जो भी हुकूमत में होगा, उसको मारना पड़ेगा। अब देखें ना कि आप एक हिस्ट्री देख लें पिछले सालों, कुछ डेकेड्स की उठा के, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है जी आपने पाकिस्तान को बेच दिया IMF को। जब वो खुद हुकूमत में आता है तो आके उसके सबसे पहले रियलिटी समझ आती है और जाना पड़ता है। अच्छा, एक और सेगमेंट है, वो उसके ऊपर भी लबकुशाई कीजिएगा। जो रेमिटेंसेस इस हुकूमत के दौर में, पिछली हुकूमत के दौर से कम हुई हैं, 4 अरब से 5 अरब डॉलर रफली, उसकी क्या वजह नजर आती? देखिए, उस वक्त जो पिछली गवर्नमेंट ने काम किया था, जो डिजिटल रोशन अकाउंट का, उसमें हमें काफ़ी हद तक उसमें पैसा आना शुरू हुआ था। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट था, या US में वो 1%, 2%, 0% था। हम उनको ऑफर कर रहे थे 6.5%, 8.5%, ऐसा इंटरेस्ट रेट पेश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें एक बूस्ट नज़र आया। एक चीज़, दूसरा, आपने इसको एकदम चैनलाइज किया था, जिसकी वजह से हमें उसमें एक यानी कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई। अब इस साल से जब देख लें, जब से ये यानी कि नई हुकूमत आई है PDM की, तब से मुल्क में यही खतरा चल रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो लोग डर गए।
तो उन्होंने आपका पैसा जो था डॉलर में जो भेजना नहीं था, जो पहले इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उसमें ये सारा नहीं आ रहा था कि जो सिर्फ क्या कहते हैं घर के खर्चे के लिए भेजते हैं। सही। लेकिन जो घर के खर्चे के लिए रिमिटेंसेज है उसमें कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि उनको भेजना ही भेजना है, उनकी वो जरूरत, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भेजना। एतमाद का फुकदान आपको नजर आया? वेरी क्विकली मैं फिर मुफ्ती साहब की तरफ। ये डिफॉल्ट की जो रट लगी हुई थी इसने सबको मुतासर किया, एक चीज। दूसरा, जैसे ही और डिफॉल्ट की रट तो ऑपोजिशन लीडरान ने लगाई हुई थी। तो दूसरी जो चीज़ हुई कि जो कि यूरोप वगैरह और कोविड के बाद यूरोप और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े। जब उनके इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोगों ने उसको पाकिस्तानी अकाउंट में पैसा रखना कम कर दिया। ले जी मुफ्ती साहब, आपको आवाज आ रही है सर? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जी, आवाज आ रही है। चलें, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे बताएं किस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के होते हुए आपको डर लगा हुआ है कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं? ईमानदारी तो छोड़ें, बेईमानी भी करें तो फिर भी आप लोगों की छुट्टी। जनाब आप बताएं जरा, अब आप खुल के बोलें। देखें, पाकिस्तान में ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। देखने पर अच्छा, तहरीक टैक्स तो बड़े लग रहे हैं, फाइलर नॉन फाइलर ख्वाब भी देखेगा टैक्स लग जाएगा। जी जी फरमाइए। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे से 100 सीटें मांगी हैं और हम उनको 10 सीटें दे रहे थे। बाद में उनको 1 सीट मिली और फिर उनको 36 सीटें दी गई और फिर उनको 116 सीट दी गई। मुझे बता दिया जाए कि कौन सा इलेक्शन है जिसके अंदर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं पकड़ी। अब पहली बार ये एस्टेब्लिशमेंट की उंगली और छतरी के बगैर आएंगे तो हम इनको देख लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये कोई ख्वाब देखते हैं तो देखें, इन्होंने खामोशी की बात। आपको नहीं लगता कि अब बड़ा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, धक्के दुक्के खा के, ठोकरें खा के दुनिया की, कि अब उसको नैपी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो नैपी पहनता ही नहीं अब, हैं जी? मैं ये बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ये जो खामोशी है, इन्होंने कोई कारनामा तो नहीं किया। इन्होंने एक किलिंग का टीका अपनी दाग लगाया है अपने माथे पर 9 मई को। तो 9 मई को तो निपटने देना, पता नहीं इनकी क्या पोजीशन बनती है। ये इलेक्शन में आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते। 9 मई का वाकया इनके लिए तारीखी तौर पर एक शर्मिंदगी का वाकया है और इसके अंदर ये बातें बहुत ज्यादा कमजोर लगती हैं कि वो कौन लोग थे। वो जमान पार्क से आए और उन्होंने ये घराव जड़ाव किया और फिर जमान पार्क चले गए। तो पता करो वो कौन लोग थे, दूसरी पार्टी के तो लोग तो नहीं थे। 9 मई का वाकया निपटने दो, उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश है और आप इलेक्शन लड़ते हो तो आप इलेक्शन तो क्या करेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएंगे, नाहल करवाएंगे, बार्स के पीछे फेंकेंगे, ये निपटने का तरीका होगा मुफ्ती साहब? हो रहा है ना, प्रोसेस तो चल रहा है ना, आपको अंदाजा है प्रोसेस वो हो रहा है और वो आपको अंदाजा हो जाएगा 1 हफ्ते 1.5 में। एक बात और करता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है कि ये IMF से इलेक्शन मांगते हैं। यानी बैरून के लोगों को कहते हैं कि आप हमारे सियासत में मुदाखलत करें। ये कितनी बचकाना हरकत है। जी सर। और जहाँ तक वो तो कहते थे अमेरिका या कोई मुल्क हमारे में मुदाखलत ही नहीं कर सकता है। कभी तो ये कहते थे और कभी IMF से भीख मांग रहे हैं। अच्छा, क्या मैं इलेक्शन करा के दो। एक बात और, पिछले साल इनके शौकत तरीन साहब ने 2 सूबों के वज़रा को लिखा था और कहा था कि आप IMF का मुआहदा न होने दे और उनको डिफॉल्ट की तरफ ले जाए। तो वो खुद सी PTI थी, वो मुहिब वतन PTI थी। ये बात तो रिकॉर्ड पे से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज वो कहते हैं कि IMF का मुआहदा ठीक है। तो कल क्या था? मेरे ख्याल के अंदर ये लोग इस्तिरादी कैफियत के अंदर हैं। इनको ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक क्या गलत क्या है। कल एक बात गलत थी, आज एक बात ठीक हो गई है। दरअसल में इमरान खान अपने आप को हर हाल के अंदर वज़ीर आज़म देखना चाहता है। उसकी नाक से के आगे कोई चीज नहीं है। अगर वो चाहता है कि वो समझते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब ठीक है। और अगर वज़ीर आज़म नहीं है तो फौज में भी गलती है, सियासतदानों में गलती है। सर मुफ्ती साहब आपने साथ ही रहना है। आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रामे साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वापस आते हैं, फिर बात करते हैं।
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा सेनेटर साहब, ये हमारी जो मुफ्ती साहब ने पॉइंट्स रखे हैं बड़े वजन वाले हैं। एक तो आपका प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अमेरिका की मुदाखलत नामंजूर से अपेरेंटली जो अमेरिका का इदारा है उसको कह रहे हैं बार बार, यार खुदा दा वास्ता है साढ़े सियासी मामलात में मुदाखलत करें ताकि हमारे मुल्क में इलेक्शन हो। जनाब देखिए, डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि वो दोनों के लिए एक ही फजा है, जर्गिस का जहां और है, शाहीन के जहां और है। ठीक है, आप एक ही खिड़की से बाहर कैसे देखते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उनको कह रहा है कि आप इलेक्शन कराओ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं कह रहा है कि आप बीच में मुदाखलत कराओ। सिंपल सी बात है, जो शायद इन लोगों को समझ ना आए, एंड दैट इज वाई ये IMF को भी नहीं समझ आई थी। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, आप सुन लेना, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है। जब से ये लोग आए, ये आए इसलिए थे कि पाकिस्तान की मईशी हालत खराब हो रही थी। इनके आने के बाद आप देख ले क्या था, उनके आने से पहले क्या था। इन्होंने ही बताया था कि पाकिस्तान की ग्रोथ 6.1 है। मैंने तो नहीं कहा था, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था। इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि हर चीज में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया है as opposed to previous one decade। तो उस लिहाज से था, और ये लोग आए हैं तो ऐसा करना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि आप एक बात समझ लें, अगर आप माशी हालात को बेहतर करना है तो आपने अपने जो इलेक्टोरल प्रोसेस है जो उसको, ठीक है, आप जरा मुफ्ती साहब आप जरा मुफ्ती साहब आपका पॉइंट लेकर, मुफ्ती साहब एक शेर है इकबाल का ही है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है, शहीन का जहां और। वो शहीन है और आप लोग करगिस हैं जनाब मुफ्ती साहब। हम बस सेनेटर साहब तो मोहतरम हैं, वो बाज़-औक़ात बेकी बातें कर लेते हैं। बेकी अब होशो आवास में टाई कोट पहन के ये गरगस और शाहीन आजकल तो छुपे हुए हैं बेचारे। 9 मई के बाद तो गीदड़ बने हुए, पता नहीं कैसे शाहीन हो गए। वो तो टीवी टॉक शो का हम सामने भी नहीं करते। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ ना कि 9 मई के वाक़े को सेनेटर साहब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 9 मई वाक़े को निमटने दें, ये एक बहुत बड़ा दाग है इन पर। अगर ये बचेंगे तो उसके बाद मालूम होगा कि ये सियासत कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने तो मुल्क की सलामती को हाथ लगाया है। जब मुल्क की सलामती को हाथ लगाया है तो अब इनके बारे में फ़ैसला होगा ना, और फैसला होगा तो पता चलेगा ये नाअहल होते हैं या ये रह जाते हैं। अब मोदी को अगर पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त है तो फिर वो इमरान खान को भी इजाज़त हो जानी चाहिए, इसलिए कि इनके दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है। ये सेनेटर साहब जो सोचते हैं पता नहीं वो किस तरह सोचते हैं। मैं जो सवाल करता हूँ वो सवाल का जवाब तो नहीं देते। सवाल ये है कि आप तो कह रहे थे कि अमेरिका मुर्दाबाद, फिर IMF के साथ आपने मुआहदे को ठीक समझा, आपको तो कहना चाहिए गलत है। फिर दूसरी बात ये कि पिछले साल आपके शौकत तरीन साहब कह रहे थे सूबाई वज़रा को कि IMF का मुआहदा न होने दें, IMF के मुआहदे न होने से इनको फाड़ की तरफ ले जाएं। फिर क्या शौकत तरीन साहब को सज़ा मिल गई, आपका मौक़िफ़ तब्दील होगा, क्या हुआ? ये इन बातों का जवाब दें कि वो खुद मुख्तारी का क्या माना है, जिस खुद मुख्तारी में आप IMF से इलेक्शन मांगते हो, पाकिस्तान में आप दबाव डालो, आप बैरून मुल्क से क्यों लोग इदारों से आप मदद मांगते हो? और ये कि IMF के बारे में आपका कल का मौक़िफ़ ठीक था या आज का मौक़िफ़ ठीक है, ये आप बेशक ख्वाब देखें। ठीक, अब ले लें जवाब उनसे ज़रा। नहीं कर सकते। जी ठीक है, समझ आ गई सर, आपने सवाल रख दिए। और साथ मुझे सेनेटर साहब ये भी बता दें कि 9 मई से फंसेंगे, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका तो तोशाखाना में फंस जाएंगे, क्योंकि उसको भी काबिल समात करार दे दिया है। तो नाहिली तो पक्की, आप कहाँ ख्वाब सोच रहे हैं कि जी बेईमानी भी कर लें हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और भाई बेईमानी तो तब होगी ना जब आप इलेक्शन के अंदर होंगे। आप तो फारिग हैं सेनेटर साहब, हमायूं साहब। मतलब आप फारग हैं से मुराद है कि आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं या आप पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं? ये बात बता दें पहले, क्योंकि अगर आप लोग हमेशा 23 साल से बताते रहे ना कि चेयरमैन ही पार्टी है, पार्टी ही चेयरमैन है, चेयरमैन ही पार्टी है, पार्टी ही चेयरमैन है।
As far as chairman is there, as far as chairman is inshallah ताला alive, up and kicking, ठीक है, ये याद रख ले, पीटीआई में जिसको वो अपनी टिकट देंगे वो जीतेगा, पीरियड, उसके आगे कोई बात नहीं। अब बात आ जाती है कि मुफ्ती साहब ने बाद सवालात उठाए हैं, इन्होंने बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि आपने अपने ज़माने में, हमने अपने ज़माने में भी कहा था कि हाँ आईएमएफ के साथ डील करना चाहिए, मजबूरी है पाकिस्तान की, करनी चाहिए। हम नहीं आज कहा भी था, कह आपने रहे कहा था हैं कि खुदकुशी हाँ कर लेनी चाहिए। वो तो बाद में रियलाइज हुआ ना उन्होंने आपको। कहा था कि सुन ले ना, आप लोग असल में मसाला डालने के बहुत बहुत माहिर है, तो आप बात सुन ले जरा, ठीक है। वो इस तरह था, उन्होंने कहा था कि मैं बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं बजाय इसके कि लोगों से जाके भीख मांगू। वो आज भी उस स्टैंड पे खड़े, लेकिन अब तो लोगों से इलेक्शन की भीख मांग रहे हैं, अब तो कर लेनी चाहिए खुदकुशी। सर सुन लेना, सुन ले सर, उन्होंने कहा था कि वो चीज है, आगे उन लोगों ने इलेक्शंस को इसलिए साथ कर रहे हैं कि जब तक आपकी पॉलिटिकल, सर आप मुझे बोल लेने दें तो फिर बेहतर होगा ना, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, याद, अच्छा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ले मुफ्ती साहब, इसी पॉइंट पे जरा मुफ्ती साहब आप बोले ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए मुफ्ती साहब, उसके बाद जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मैं कहता हूँ सोने के ऊपर ऐसे ना लगा हुआ सवाल, इस पर तो इत्तेफाक है वक़ास साहब, इससे ये तो बुनियादी हकीकत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये देख लिया जाए कि माशी अदम इस्तेकाम किसकी वजह से है। मुआशी अदम वो अदम इस्तेकाम जब वो हुकूमत में था तो भी वो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को गवारा नहीं करता था, तो ये माशी अदम इस्तेकाम है। मुल्क के अंदर अहम मौके आए, कश्मीर का मामला आया, गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया और कोरोना का मामला आया। इन तीनों मामलात के अंदर इनकी कुर्सी खाली थी और ये वज़ीर आज़म थे। तो आप माशी अदम इस्तेकाम तो ये, अब जब ये पहले अपोजिशन में थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और चीन के सदर आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ड्रामा रचा दिया था इसका, वो धरने का, तो माशी अदम इस्तेकाम तो उसे कहते हैं। और जब उनको हुकूमत से निकाल दिया गया तो इन्होंने आए और जलसे किया और जलसे किया और शोर किया। तो माशी अदम इस्तेकाम तो पीटीआई का दूसरा नाम है। जब मुल्क के अंदर पीटीआई होगी, माशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब माजरत के साथ, आपका हाल, आपकी हुकूमत का, सबका हाल ऐसा है कि आप लोग ना एक क्लास में बैठे हुए, टीचर लेक्चर दे रहा है, आपने सबक याद नहीं किया या लेक्चर ग्रैब नहीं कर पाए और आपने इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दिया, चूंकि वो बच्चा शरारतें कर रहा था तो मैं अपना लेक्चर ग्रैब नहीं कर पाया। आप अपनी परफॉर्मेंस कर नहीं पाए और इल्ज़ामात सारे उनके ऊपर लगा रहे हैं, जी शरारती वो थे। आप अपना काम तो करते, आपने किया नहीं। आप बिल्कुल 1.5 साल में नखट्टू साबित हुए हैं मुफ्ती साहब। नहीं, 1.5 साल में वक़ास साहब हम तो इनका गन साफ करते रहे, इनकी गलतियों को ठीक करते रहे। जब सियासत यहाँ तक पहुंची कि रियासत पर सवालिया निशान आ गया, तो हमने रियासत को बचाना था या सियासत को बचाना था। हमने गैर मकबूल फैसले किए और लेकिन ठोस किए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए किए। ऐसा हमने किया। हमारे जो हालात हमें मिले थे, ये हुकूमत हमें जोली में गिरकर मिली, हमने मांगी नहीं थी। लेकिन जब हुकूमत मिली तो हमने उसको बोझ उठाया और जिम्मेदारी उठाई। देखें उस वक्त तो रियासत पर सवालिया निशान तहफ़्फ़ुज़ का, हमने रियासत को बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सियासत के अंदर भी हमने ऐसी बातें की। आपने बजट को देखा, दस्तयाब साल के अंदर आपने सियासत बचा दी आपने। अब हमारे पास टाइम जितना था तो इतनी हम काम कर सकते थे। थैंक यू सो मच। इनका गंद खुद साफ कर रहे हैं, आपने गंद इनका साफ कर दिया। सुन लिया सेनेटर साहब, रियासत उन्होंने बचाई, सियासत उन्होंने बचाई, गंद आपका उन्होंने माशाल्लाह से साफ किया। और आपने क्या किया? पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी, जिन्ना हाउस पे हमले, और बकौल एहसन इकबाल साहब के चीन ने भी कहा कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट को कि इन्हें ना लेके आना, ये IMF जो सी पैक है उसको तबाह कर देंगे। आप लोग ये हैं और वो उनके कारनामे देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि गद्दारी आप करते रहे, वफादारी वो करते रहे। इस तरह है कि ये लोग आए थे हमारा गन साफ करने, हम लोग गन में छोड़ कर गए थे 6 GDP,
इनको चाहिए था उसको साफ करके उसको 8 जीडीपी पे ले जाए, ना कि उसको साफ करके 0.28 जीडीपी पे ले जाए। तो वो साफ ही हो गया। हमारा गन था एक्सपोर्ट्स, हमारा गन था एक्सपोर्ट्स 28 बिलियन पे लेकर गए हैं। इनका चाहिए था कि ये वो गन साफ करके उसको 30 बिलियन पे ले जाते, ना कि उसको वापस 15 या 16 बिलियन पे ले आए। हमारा गन था एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 4.4% का। इनको चाहिए था कि वो गन साफ करके उसको 6% पे ले जाए। इन्होंने क्या किया, उसको 1% या 1.2 या 1.3% पे ले आए। हमारा गन था कि हम लोगों ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4% पे ले गए। इन लोगों को चाहिए था कि वो गन साफ करके उसको 15% पे लेकर गए, ये उसको -4% पे ले गए हैं। आप ये सोचे। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात मुफ्ती, एक मिनट है ना, मैं फिक्र बता रहा हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ। मुफ्ती साहब एक मिनट है, मुफ्ती साहब जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप जरा खामोश रहें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बात में मैं खामोश था, तो आप भी प्लीज खामोश रहें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये था कि मुफ्ती साहब ने एक किस्सा सुनाया। किस्सा ये सुनाया था कि वो जनरल बाजवा ने बात लिखी थी, विकी लीक्स में भी एक बात लिखी हुई आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान अमरीकियों को कह रहे थे कि आप मुझे प्रेसिडेंट बनाओ। अच्छा, इन्हीं के ये एक मुफ्ती महमूद साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त थे मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी साहब, उन्होंने भी एक अपना आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि मैं मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ था और वहां पे एक बच्चा आता था और जाता था और मुफ्ती साहब खामोश हो जाते थे। तो उन्होंने पूछा आप क्यों खामोश हो जाते हो? उन्होंने कहा ये, हाँ, उन्होंने कहा कि ये आता है और जो मैं बताता हूँ ये बाहर जाके लोगों को बता देता है, यानी चुगलखोर है आपके, ये वहां से ही सब कुछ है। ले जी, अब इससे ऊपर आप बात न करिएगा सेनेटर साहब। मुफ्ती साहब, आपका तो लीडर ही चुगलखोर ज़ाहिर उन्होंने रेफरेंस देके बता दिया। ये बच्चों की बातें करते हैं, तो ये खुद बच्चे होते हैं ना, इसलिए बच्चों की बातें करते हैं। और विकी लीक्स यहूदी पर इतना बड़ा एतमाद करके एक आलिमी दीन पर इल्जाम लगाते हैं। मैं कहता हूँ ये जरा बेकी बात करते हैं। आप जिस आदमी को लाते हैं तो जरा सोच के लाया करें। अब मैं पूछता हूं, इससे ऊपर मैं किसको लेके हूं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बिठा दूं यहां पर? शौकत तरीन ने क्या कहा, जवाब नहीं दिया। कल शौकत तरीन ने सूबाई वज़रा को उन्होंने बताया ना कि मौलाना फजल रहमान ने विकीलीक्स में ये कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दो और मैं गद्दारी आपने जो करनी है साजिश उसमें मैं शामिल हो जाता हूं। ये उन्होंने जवाब दिया। विकीलीक्स ने तो फौजियों के बारे में बहुत सारी बातें की, इदारों के बारे में, फिर वो सबको ठीक मान लिया जाए। हम तो विकीलीक्स को साजिश समझते हैं। ये इकामा और पानामा ये विकीलीक्स की साजिश है। ये जमाइमा, इमरान और ये इकामा और पानामा ये साजिश है एक वज़ीर आज़म को निकालने के लिए और एक गैर मकबूल करेक्टर को बिठाने के लिए। गैर मकबूल करेक्टर बता रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं विकी की बात को गलत समझता हूँ। इनके पास कोई और शवाहिद है तो वो बताएं कि हमने अमेरिका से इमदाद मांगी है। विकी तो कहेगा, विकी तो नहीं चाहेगा कि मौलाना फजल रहमान की से बढ़ जाए, उनकी सियासत मजबूत हो, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो। वो तो यहूदी है, यहूदी उलमा को तो बर्दाश्त नहीं करते। आपके पास कोई और सेनेटर साहब यहूदी दिमाग रखने वाले मौलाना को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वक़ार साहब, इतना बता दिया जाए मुझे कि इन्होंने उनसे IMF से इंतखाबात क्यों मांगे हैं? सेनेटर साहब, यहूदी सोच रखने वाला मौलाना एक आलम इस्लाम को किस तरह बर्दाश्त करेगा? वाकई नहीं करेगा बर्दाश्त, ये तो बात सच है। IMF से क्यों इलेक्शंस मांगे मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने कहा कि ठीक है जी हुमायूं साहब की जी हुमायूं साहब फरमाइए, बोलिए। हुमायूं साहब को आवाज नहीं आ रही। मुफ्ती साहब आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें, 30 सेकंड। मैं अर्ज ये करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए माशी सुरंगें बिछाई थी, हम उनको साफ कर रहे थे, तो फिर ये फर्क तो आना था ना। यानी मैं कहता हूँ मुश्किल हालात के अंदर आया। मुझे इनसे पूछो जितना कर्जा आपने उठाया है, इतना कर्जा तो 47 साल में किसी ने नहीं उठाया। लेकिन वो कर्जा किधर गया, वो कहाँ लगाया? उनके अय्याशियों पे लगा। तो इनके इस सवाल बहुत है, उनके पास जवाब देने का भी टाइम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी और सेनेटर साहब आपका भी। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।